हेलो बच्चों, हम लोगों ने पार्ट 2 में IUPAC नाम सीख रहे थे हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग सोल्व कर चुके थे, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। तो हम लोगों ने एल्केन के बारे में देख लिया था, एल्केन, एल्किन और एल्काइन के बारे में IUPAC नाम। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकारात्मक समूह के लिए नामकरण। तो आज हम इनका नाम करेंगे। नंबर 1 है हैलो एल्केन। हैलो एल्केन क्या होती हैं? जिसमें हाइड्रोजन तत्व के कोई भी तत्व परमाणु जुड़ा हो हाइड्रोजन का, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ओके, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करें तो उससे पहले आप चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं हैलो एल्केन। तो जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा हो तो हैलो, इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कीजिए, हैलो पूर्व लग्न, जैसे हैलो में क्या क्या होंगे, क्लोरो होगा, ब्रोमो, आयोडो के साथ जनक हैल्कोन का नाम जोड़ा जाता है। जैसे मेरे पास रिएक्शन है CH4 मैथेन होती है, हमने क्लोरीन से इसकी क्रिया करा दी तो क्या बन गया, CH3Cl बन गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमेथेन। क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोरोमेथेन। यहाँ पे क्या हुआ, Cl का एक हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हुआ। जैसे यहाँ से H कितने थे, 3, तो यहाँ से प्लस बन के बाहर क्या निकल गया, HCl। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु निकल गया। नंबर 2 है मेरे पास अन्य प्रकारात्मक समूह के लिए निम्न अनुलग्नों का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से किसके साथ किए। जैसे अगर किसी में लगा हुआ है OH, जैसे मान लीजिए ये लिखा C2H5OH है, इसको हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। अगर हम इसका IUPAC नाम डालेंगे तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो कार्बन इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। क्योंकि OH जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं, ऑल। क्या जोड़ते हैं, ऑल जोड़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH हो वहाँ पे हम लोग क्या जोड़ते हैं, ऑल। फिर है मेरे पास CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह। इसमें हम जोड़ते हैं एल। कुछ इस तरीके से मिलेंगे CH3 CHO। अब इसमें देखो CHO समूह लगा हुआ तो इसमें कार्बन कितने, 1 और 2, तो 2 कार्बन है। और क्या बोलते हैं, एल, तो हम लोग बोलेंगे एथेनल। क्या बोलेंगे, एथेनल। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेनल होगा। चलिए अगर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में, मतलब इसका अंदर CO, कहीं पे CO समूह है, जान लीजिए ऐसे लिखा हो CH3 CO CH3, तो हम जोड़ते हैं ओन। तो यहाँ पे क्या, 1 2 3, कार्बन कितने, 3, तो ये होगा प्रोपेनोन। इसका IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेनोन। तो अगर इस तरीके का समूह लगा, मतलब COOH समूह अगर कहीं जुड़ा है तो हम लोग जोड़ेंगे ओइक अम्ल। क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल। चलिए आपको दिखाते हैं। नामकरण के लिए जनक एल्केन के नाम से आखिरी जो ई शब्द होता है ना, इंग्लिश में अगर लिखोगे तो ई को संबंधित को अनुलग्न का प्रतिस्थापित कर दिया। जो लास्ट में ई होता है उसको, जैसे CH3COOH। जनक एल्केन क्या है यहाँ पे, मैथेन। क्यों, कार्बन कितना, 1, तो इसका जो लास्ट में जो ई होता है, ई को हटाकर प्रकारात्मक समूह Cl मतलब OH लगाया गया यहाँ पे, तो जोड़ने पर क्या बन जाएगा, ये मेथेनल। क्या बन जाएगा, ये मेथेनल। क्योंकि OH से हम लोग क्या जोड़ते हैं, अल, तो हो जाएगा मेथेनल। चलिए आगे देख लेते हैं। और हम फिर CH3COOH है, इसमें कार्बन कितने, 2 हैं। कार्बन संख्या कितनी, 2, तो एथेन है, एथेन होता है। एथेन में से ई हटाएंगे हम लोग, तो हटाकर क्या जोड़ेंगे, Al जोड़ेंगे, अल, तो जोड़ने पर क्या एथेनल बन जाएगा। ऐसे ही CH3COCH3 होगा, तो कार्बन संख्या क्या है, 3, तो इसका नाम प्रोपेन होता है। प्रोपेन का हम ई हटाएंगे और क्या जोड़ देंगे, ओन, तो हो जाए प्रोपेनोन। और CH3COOH, इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें। तो इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 2, तो यहाँ से हम जब ई हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, तो ये बन जाए एथेनोइक एसिड। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म हम लोग देखते हैं क्या क्या है। नंबर 1 है मेरे पास दहन। तो दहन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कार्बन में, वायु में कार्बन यौगिकों के जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। कार्बन यौगिकों के जलकर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करने के कारण ही
अधिकांश कार्बन यौगिकों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। कार्बन जो होते हैं अधिकांश किसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग, क्योंकि इनमें से ऊष्मा जो है वो अधिक मात्रा में निकलती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जो एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः नीली व कालिक रहित ज्वाला के साथ जलते हैं। कैसे जलते हैं? नीली और कालिक रहित ज्वाला के साथ जलते हैं, क्योंकि उनमें उपस्थित कार्बन का निम्न प्रतिशत वायु की ऑक्सीजन द्वारा पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। यही वजह है कि प्राकृतिक गैस मैथेन, जो प्राकृतिक गैस होती है मैथेन व एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन होती है इसमें अंदर, का प्रयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है? घरेलू ईंधन के रूप में। तो जैसे CH4 मैथेन हो गया, ऑक्सीजन में जलाएंगे तो CH4 + 2O2, तो रिएक्शन करेंगे क्या बने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जल निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी और प्रकाश निकलेगा। तो हम जब भी घर में गैस जलाते हैं तो ये चीज़ें इतनी निकलती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, का दहन किया जाए तो वे पीली कालिक वाली ज्वाला के साथ धुआं देते हुए जलते। जैसे आपने खेतों में या कहीं पे भी कूड़ा कचरा देखा, उसको जब जलाया जाता है तो पीली लौ के साथ जलते हैं वो, क्योंकि उनमें उपस्थित कार्बन का अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वायु की ऑक्सीजन पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। तो उनका जो होता है ना अपेक्षाकृत, तो ऑक्सीजन प्रतिशत ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाते हैं। चलिए एक नोट पॉइंट है वो आपको देख लेते हैं हम लोग। किंतु यदि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को शुद्ध ऑक्सीजन में जलाया जाए तो वे बिना धुएं के ज्वाला के नीली लौ के साथ पूर्ण रूप से जलेंगे। यही कारण है कि एसिटिलीन या एथाइन इसका नाम होता है, व ऑक्सीजन का मिश्रण ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में उच्च ताप पर उत्पन्न करता है, जो धातुओं की वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है। जो धातुओं की वेल्डिंग की जाती है उसमें इसको प्रयुक्त किया जाता है। इस कार्य के लिए एसिटिलीन तथा वायु का मिश्रण काम में नहीं लिया जाता, क्योंकि वायु में एसिटिलीन कालिक युक्त ज्वाला के साथ जलती है व कम ऊष्मा उत्पन्न करती है, जो धातु को पिघलने के लिए पर्याप्त नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, पदार्थ ज्वाला के साथ या बिना ज्वाला के साथ जलते हैं क्यों? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो पदार्थ होते हैं वो ज्वाला के साथ जलते हैं और ज्वाला के साथ नहीं जलते हैं क्यों? तो उसका आंसर है सभी गैसीय ईंधन ज्वाला के साथ जलते। जितने गैसीय ईंधन होते हैं वे सब ज्वाला के साथ जलते हैं, परंतु केवल वे ठोस व द्रव जो गर्म करने पर बाष्पित होते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं। इसके विपरीत वे ठोस व द्रव जो गर्म करने पर बाष्पित नहीं होते ज्वाला के बिना जलते हैं। उदाहरण के तौर पर हम जैसे कोयला व चारकोल का तेल ले सकते हैं। चारकोल को जलाते हैं तो उनमें कुछ मात्रा में वाष्पशील पदार्थों के कारण शुरुआत में वे ज्वाला के साथ जलते हैं, किंतु सभी वाष्पशील पदार्थों के जल जाने के पश्चात कोयला व चारकोल लाल चमकते हैं। जो कोयला और चारकोल सब कुछ जल जाने के बाद कहते हैं लाल रंग के चमकते हैं, व बिना ज्वाला के आग जला देते हैं आप, मतलब ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पेट्रोलियम देख लेते हैं। कोयला व पेट्रोलियम का निर्माण, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हम लोग देखते हैं। तो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दफन बड़े बड़े पेड़ों के अपघटन से पृथ्वी के अंदर उच्च ताप व दाब पर वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो गई। जैसे आप लोगों ने देखा जब बहुत बड़ा भूकंप आता है तो कुछ पेड़ ओड़ होते हैं वे टूट के समुद्र में गिर जाते हैं, तो वही तो कोयला व पेट्रोल जो होता है ना, बहुत पेड़ जो होते हैं भूमि के अंदर दब जाते हैं, तो करोड़ों वर्ष तक वो दबे रहते हैं। जब वो गल जाते हैं तो उनसे क्या मिलता है? पेट्रोल। तो कोयला जो है, कोयला करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे दफन बड़े बड़े स्थलीय पेड़ों के अपघटन से बना होता है। पृथ्वी के अंदर उच्च ताप दाब व वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी कोयले में परिवर्तित हो गई। आगे से पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम तेल करोड़ों वर्ष पहले समुद्र के नीचे दफन अत्यंत छोटे पौधों जंतुओं के अवशेषों के उच्च ताप उच्च दाब एवं जीवाणुओं द्वारा अपघटन से बना। जो पेट्रोल में छोटे छोटे पौधे होते हैं सड़ जाते हैं, मतलब बहुत गंद टाइप के बन जाते हैं,
करोड़ों वर्षों तक दबे रहते हैं, उनसे बनता है पेट्रोल और डीजल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कोयले व पेट्रोलियम को जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि वे अत्यंत प्राचीन काल में पृथ्वी के नीचे दफन प्रागैतिहासिक जैसे पेड़ पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों अर्थात जीवाश्मों के द्वारा बने होते हैं। चलिए अगली हेडिंग है मेरे पास ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हम लोग देख लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों का कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीकरण कर देते हैं। उक्त अभिक्रिया में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों में ऑक्सीजन जोड़कर अभिक्रिया पूर्ण करते हैं। ये इसमें ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो अभिक्रिया क्या हो जाती है? पूर्ण होती है। अतः ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जो पदार्थ दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देकर उनका ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। चलिए रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। जैसे मेरे पास रिएक्शन है CH3CH2OH, इसको हम बोलते हैं एथेनॉल, और हमने नवजात ऑक्सीजन से इसकी क्रिया करा दी। किससे कराई हमने? नवजात ऑक्सीजन से। तो एरोगैन क्या बनेगा? CH3COOH और प्लस H2O बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। ये हम आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुके थे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति क्लोरीन के साथ प्रतिस्थापित अभिक्रियाएँ प्रदर्शित करती हैं। इस हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक कार्बन परमाणु जो हैं क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं। तो जो एक अणु को दूसरी जगह विस्थापित करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया तो जैसे CH4 और हमने क्लोरीन से क्रिया कराई तो क्या बना? CHCl3 बन गया और HCl बाहर निकला। तो यहाँ से एक H जो था वो क्लोरीन के साथ विस्थापित हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उक्त अभिक्रिया में क्लोरीन देकर मीथेन के सभी परमाणु का प्रतिस्थापन संभव है। मतलब जितने ज़्यादा हम इसमें क्लोरीन देंगे तो इसके जितने भी H हैं वो सब हट जाएंगे वहाँ से। अगली आती है संकलन अभिक्रिया। तो बेरासायनिक अभिक्रियाएँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अभिलाक्षणिक गुण हैं। सामान्यतः असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से योग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। एथीन को जब निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या? एथेन प्राप्त होती है हमको। जैसे ये मेरे पास एथीन है CH2 ये हमने हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दी तो क्या बन गया? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये मेरे पास बन गया असंतृप्त, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हुई है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तेलों का हाइड्रोजनीकरण देख लेते हैं हम लोग। तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तो तेलों का हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? देखो, वनस्पति तेल जैसे मूंगफली का तेल, बिनौले का तेल आदि द्विबंधों युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त वसा है। ये कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होते हैं। वनस्पति तेल या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोकार्बन के साथ संकलन अभिक्रिया कर वनस्पति घी नामक संतृप्त हाइड्रोकार्बन युक्त वसा बनाते हैं, जो कमरे के ताप पर अर्ध ठोस अवस्था में मतलब आधे ठोस होते हैं और मुलायम वैसे द्रव में होते हैं। तो ये जो मेरे पास है तेलों का ये R जो है यहाँ पे R एल्किल समूह की वैल्यू इतनी होती है CH3। तो जहाँ जहाँ पे R लगा हुआ है वहाँ पे CH3 होता है। ठीक है, तो R को एल्किल समूह हम लोग बोलते हैं, तो ये CH3 होता है। तो ये मेरे पास एक है। ठीक है, तो इसकी हमने क्रिया करा दी हाइड्रोजन निकेल की उत्प्रेरक उपस्थिति में, तो एरो क्या आएंगे? ये संतृप्त बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं वनस्पति घी। तो ये वनस्पति घी का फार्मूला होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तेलों के हाइड्रोजनीकरण से प्राप्त वनस्पति घी एवं जंतु वसाएं जैसे मक्खन और देसी घी वनस्पति संतृप्त अम्ल या वसायुक्त होते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जितना भी घी है ये सारा स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? हानिकारक होता है। जबकि असंतृप्त वसा अम्लों युक्त वनस्पति तेल जैसे सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अतः खाना पकाने में इन्हीं तेलों का उपयोग करना चाहिए। चलिए एक हेडिंग देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, मक्खन व खाना पकाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझाने के लिए परीक्षण। तो हमको जो मक्खन होता है और खाना पकाने वाला तेल उसके बीच हमको अंतर करना है। तो क्या होता है? ये तो ब्रोमीन जल में विलयन जो है ब्रोमीन जल
काम में लिया जाता है। ब्रोमीन जल रंग में लाल भूरा होता है। यदि इसमें संतृप्त यौगिक जैसे खाना पकाने का तेल मिश्रित किया जाए तो इसका रंग जो है कैसे हो, लाल भूरा रंग व रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है। किंतु संतृप्त यौगिक जैसे मक्खन में जब इसे मिश्रित किया जाता है तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार ब्रोमीन जल व मक्खन का जल खाना पकाने के बीच में अंतर हम लोग कर सकते हैं ऐसे। ओके, चलिए हम लोग जैसे कुछ कार्बनिक यौगिक, हम कुछ कार्बनिक यौगिकों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं एथेनॉल। एथेनॉल को बोलते हैं एथिल एल्कोहल और इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं एथिल एल्कोहल क्या होता है। देखो, यह जलन स्वाद, इसको हम लोग शराब भी बोलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। रुचिकर गंध व निम्न क्वथनांक, क्वथनांक कितना 351 केल्विन होता है। वाष्पशील द्रव है। 5% जल युक्त एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट तथा 100% शुद्ध एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल कहते हैं। यह उदासीन यौगिक है जो लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। एथेनॉल की हम लोग अभिक्रियाएँ देखते हैं। नंबर 1 है एथेनॉल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर सोडियम एथॉक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हमने ये C2H5OH एथिल अल्कोहल ले लिया और सोडियम से हमने इसकी क्रिया कराई तो क्या बनेगा C2H5O Na और प्लस H2O बाहर निकल जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। चलिए अगली एक निर्जल देख ले। निर्जलन, जब एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो यह निर्जलीकृत होकर एथीन मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। चलिए रिएक्शन देखते हैं इसकी हम। तो ये मेरे पास एथिल एल्कोहल है, हमने इसको शांत H2SO4 के साथ गर्म किया तो क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा, गलती से सिंगल बॉन्ड लग गया था, ठीक है। फिर H2O। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है मेरे पास। इस अभिक्रिया में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल के उपयोग देख लेते हैं, इनको आप लोग इम्पोर्टेंट कर लें, उपयोग को बहुत बार पूछे गए हैं। तो नंबर 1 है विलायक के रूप में। तो कई कार्बनिक यौगिक जो जल में विलय हैं एथिल अल्कोहल में विलय हो जाते हैं। उसी गुण की वजह से इसका उपयोग टीचर, आयोडीन, कप, सिरप आदि में किया जाता है। ईंधन के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। एथेनॉल स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलकर अत्यधिक रूप में ऊष्मा उत्पन्न करता है तथा केवल CO2 व H2O देता है। एक साफ सुथरा ईंधन होने के कारण इसे पेट्रोल के साथ मिश्रित कर उपयोग में किया जाता है। मतलब इसमें पेट्रोल अगर हम मिक्स कर लें तो इसे हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ईंधन के उपयोग का एथेनॉल अधिकांशतः गन्ने से प्राप्त किया जाता है। यह किससे प्राप्त होता है? गन्ने से भी प्राप्त किया। गन्ने के रस के क्रिस्टलीकरण से चीनी बनाने के बाद बचा गाढ़ा भूरा द्रव क्या कहलाता? सीरा कहलाता। जो हम लोग गन्ने से चीनी बनाते हैं तो उसके बाद जो गाढ़ा गाढ़ा सा बचा उसको हम लोग सीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? वो सीरा। इस सीरे में भी मौजूद तकरीबन 30% चीनी के किण्वन का एथेनॉल प्राप्त, मतलब इससे भी हम लोग एथिल अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 है मेरे पास एल्कोहलिक पेय पदार्थ, जैसे इसे मदनाओं जैसे विस्की में भी ये 35% होता है। वाइन जैसे 10 से 20% एल्कोहल होता है तथा बियर में 6% एल्कोहल होता है आदि के उपयोग किया जाता है इसको। नंबर 4 है रोगाणु युक्त क्या होता है? देखो एथेनॉल घावों तथा सिरंजों के विसंकरण में उपयोग किया जाता है, मतलब घाव हो जाते हैं तो उसमें भी हम लोग लगा सकते हैं इसको। चलिए इसके हानिकारक हम लोग देखते हैं, इसके हानियाँ क्या क्या हैं। तो एल्कोहल या शराब भी बोलते हैं, पीने के हानिकारक प्रभाव। तो क्या नंबर 1 तंत्रिका व मस्तिष्क की क्रियाशीलता मंद हो जाती है, मतलब स्लो पड़ जाती है। नंबर 2 व्यक्ति अपनी क्रियाओं पर मानसिक नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है, जो उसका नियंत्रण होता है ना वो कमज़ोर पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। नंबर 3 है लंबे समय तक शराब के सेवन से व्यक्ति के पेट, यकृत, हृदय या मस्तिष्क को नुकसान पहुंच सकता है। कभी कभी व्यक्ति को लीवर सिरोसिस नामक बीमारी होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नंबर 4 है मेरे पास व्यक्ति शराब का आदी हो जाने से आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाता है। दिवालिया मतलब हो जाता है, पागल हो जाता है ये। मेथेनॉल का सेवन, यह एक जहर है, जो मेथेनॉल होती है ना ये जहर है, जिसे यदि एथेनॉल के साथ भी सेवन कर लिया जाए तो व्यक्ति अंधा या अधिकांशतः उसकी मृत्यु हो जाती है। यह दृष्टि तंत्रिका को क्षति पहुंचाता है तथा यकृत में उपचरित होकर मेथेनॉल बनती है, जो कोशिकाओं को जीव द्रव्य स्कंदन या जमाव कर देता है। इससे कोशिकाओं के कार्य करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग देख लेते हैं विकृत एल्कोहल। तो
तो औद्योगिक कार्यों के लिए एथेनॉल को परस्पर सरकार द्वारा सस्ता उपलब्ध कराया जाता है। पीने के उद्देश्य से इस एथेनॉल की कालाबाजारी को रोकने हेतु इसमें मेथेनॉल, पिरीडीन व कॉपर सल्फेट जैसे विषैले पदार्थों को मिला दिया जाता है, जिससे अल्कोहल पीने के अनुपयुक्त हो जाती है। इसे विकृत अल्कोहल कहते हैं। यह रंग में कैसी होती है? नीली होती है। इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज एथिल अल्कोहल के बारे में जान लिया और उसके उपयोग भी देख लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एसिटिक अम्ल के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।